जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास 11th और चैप्टर का नाम है हमारा सेट्स। ठीक है, तो हम लोग सेट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेट चैप्टर पढ़ने से पहले किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है वो पहले समझ लेते हैं ना। आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए। अगर आप सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए, कौन से नंबर को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो थोड़ा पेशेंस रख के देखना। 15-20 मिनट इसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर 15-20 मिनट इसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर ये सब चीज अच्छे से ठीक हो जाएगा। ये चैप्टर फिर अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। तो थोड़ा पेशेंस रख के देखना है। तो पहला टाइप ऑफ नंबर होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है भाई साहब? अच्छा, हम यहाँ पर डिनोशन भी बताते जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, है ना। नेचुरल नंबर जिसको एन से डिनोट करा जाता है। जितना भी काउंटिंग नंबर होता है ना भाई साहब, जितना भी काउंटिंग नंबर होता है सबको क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना। तो काउंटिंग नंबर्स कौन होगा? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर्स है। ठीक है ना। इनफाइनाइट तक जाएगा ये काउंटिंग। दूसरा होता है हमारा होल नंबर। दूसरा नंबर क्या है? होल नंबर, है ना, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, है ना। ये क्या होगा? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। काउंटिंग नंबर में जीरो भी ऐड कर देंगे हम लोग, है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर था, ये सब काउंटिंग नंबर है। अब इस काउंटिंग नंबर में अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। तीसरा नंबर होता है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है समझोगे ध्यान से? होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर। होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐड कर देना, है ना। जैसे होल नंबर क्या था? 1 2 3 4 5 6 ये सब होल नंबर था। इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी कि -1 -2 -3 -4 ये सब हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें कुछ कुछ बात याद रखना है। क्या याद रखना है? जैसे जीरो से इधर देखोगे तो ये सब क्या है? होल नंबर है। जीरो से इधर देखोगे तो ये सब क्या है? होल नंबर डब्ल्यू। 1 से इधर देखोगे तो ये सब कैसा है? नेचुरल नंबर है। और इसी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको z प्लस डिनोट करा जाता है। -1 -2 -3 ये सब है, इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको z माइनस डिनोट करा जाता है। ठीक है ना। और इंटीजर्स को किस डिनोट करा जाता है? तो z से डिनोट करा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया। और जीरो को क्या कहते हैं? तो जीरो को जीरो इंटीजर कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर कहते हैं, क्योंकि ना ही ये नेगेटिव के गिनती में आता है ना ही पॉजिटिव के गिनती में आता है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। फोर्थ टाइप ऑफ नंबर क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। रैशनल नंबर को q से डिनोट करा जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर को किस डिनोट करा जाता है? q से। रैशनल नंबर क्या होगा? नंबर्स which can be expressed in the form of p by q, in the form of p by q। ऐसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। where p and q are integers, and q is not equal to 0। ये अभी बहुत बेसिक लग रहा होगा, लेकिन हमको ज्यादा अच्छा से पता है कि आप लोग को पढ़ाना कैसे है। ठीक है ना। तो इम्पेशेंस हो करके नहीं बैठोगे। जिसको अच्छे से समझना है ये चैप्टर, वो लेक्चर को पूरा देखोगे। हाँ, थोड़ा बढ़ा करके देख लो स्पीड, वो ठीक है, लेकिन लेक्चर को पूरा देखना है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा रैशनल नंबर का? जैसे 2/3 हम लिख दिए हैं, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, नीचे जीरो नहीं है, रैशनल नंबर है। -5/7 लिख सकते हैं हम लोग, -3/-2 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है। अब उसके बाद आता है पांचवा हमारा, जिसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। जिसको क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर, है ना। इरैशनल नंबर को i से डिनोट करा जाता है। और इरेशनल नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। नंबर्स
which have non-terminating and non-recurring डेसिमल। ठीक है ना, जिसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने का, इरेशनल नंबर को पहचानने का एक तरीका होता है, इरेशनल नंबर को पहचानने का एक तरीका होता है कि रूट के अंदर में नॉन कंप्लीट स्क्वायर लिखा हुआ रहेगा, नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना, नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है, रूट के अंदर में 3 लिखा हुआ है, रूट के अंदर में 5 लिखा हुआ है। 4 क्यों नहीं लिखी? क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, रूट के अंदर में 6 लिखा हुआ है, रूट के अंदर में 7 लिखा हुआ है, रूट के अंदर में 8 लिखा हुआ है, रूट के अंदर में 10 लिखा हुआ है। तब समझ में आ गया होगा इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद आता है तुम्हारा सी, यानी कि अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला टाइप ऑफ नंबर है, 7th है शायद, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। जिसको क्या कहते हैं? रियल नंबर, जिसको आर से डिनोट करा जाता है ना। तो रियल नंबर क्या होगा? नंबर्स whose square is positive, numbers whose square is positive। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा वो कैसा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। आया समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर जितना भी रैशनल नंबर है और जितना भी इरेशनल नंबर है, रैशनल एंड इरेशनल, जितना भी रैशनल और जितना भी इरेशनल नंबर है वो सब क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है ना, रैशनल में जितना भी नंबर है और इरेशनल में जितना भी नंबर है सबको अपन रियल नंबर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें रूट में भी नंबर रह सकता है, प्लस माइनस में भी रह सकता है, बाई में भी रह सकता है, डिवाइड में भी रह सकता है, जैसे रखना चाहो, है ना, पॉइंट में भी रह सकता है। और 8 लास्ट टाइप का नंबर अभी समझ लो, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको सी से डिनोट करा जाता है अभी फिलहाल तो, है ना, सी डिनोट करा जाता है। ऐसा ये कौन सा नंबर होगा? नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, स्क्वायर इज नेगेटिव। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर में अगर नेगेटिव नंबर्स है तो ये सब क्या है? तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे रूट के अंदर में -2 लिखा हुआ है, रूट के अंदर में -3 लिखा हुआ है, रूट के अंदर में -4 लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है? ये सब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये चैप्टर पूरा तुमको पढ़ना है, आप लोग को ये चैप्टर पूरा एक पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से ही, क्लास 11th में ही। तो ये आगे का वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक जैसे अगर समझ में आ गया, तब हम लोग अपना डेफिनेशन की तरफ, चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं, जो है सेट। तो सबसे पहले आप समझेंगे सेट क्या होता है। तो सेट क्या है? द वेल डिफाइंड collection of objects, the well defined collections of objects is called set। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि डेफिनेशन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डेफिनेशन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। डेफिनेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। आया समझ में? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो सेट क्या होगा? ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कलेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो वेल डिफाइंड हो गए, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अगर पूछे एग्जाम्पल, मान के चलो हम बोले कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो ये सेट है कि नहीं? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो ये सेट है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। हम स्टूडेंट का कलेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड कर दिया कि हमको स्टूडेंट का ही कलेक्शन बनाना है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा। दूसरा एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ
टॉल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो लंबे बच्चे हैं उनका कलेक्शन आपको बनाना है। तो ये क्या वेल डिफाइंड है? क्या ये वेल डिफाइंड है? इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, या फिर बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड एज दे आर नॉट वेल डिफाइंड। अब किसी के मन में डाउट आएगा कि सर टॉल स्टूडेंट का तो बनाना है, तो कैसे नहीं बना सकते? जो जो लंबा लंबा होगा उसका बना देंगे। तो लंबा का डेफिनेशन क्या होता है? किसी से तो नापोगे ना जी कि ये इससे लंबा है। मान के चलो तुम बोला एक इंसान आपके स्कूल में था, ठीक है ना, उसको आपने कहा कि ये लंबा है ना, ये 50 सेंटीमीटर का है, लंबा है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर हालांकि कोई आदमी नहीं होता, लेकिन भी हम अभी मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, ये 50 सेंटीमीटर का है, ये इसको आप बोले कि ये लंबा है ना, टॉल। लेकिन एक बच्चा होगा जो मान लो 20 सेंटीमीटर का है, तो इसके लिए 22 सेंटीमीटर वाला इंसान भी जो यहाँ पर बच्चा होगा, ये तो इसके लिए लंबा ही होगा ना, इसके लिए तो लंबा ही है। तो लंबा, इसके लिए जो लंबा का डेफिनेशन है वो यहाँ से चालू हो रहा है। लेकिन अगर आप मान के चलिए 49 से मेजर करना चालू किए हैं, तो आपके लिए लंबा का डेफिनेशन, टॉल का डेफिनेशन ये है। तो डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन पहला आया, यहाँ पे अलग डेफिनेशन आ रहा है, मतलब पर्सन टू पर्सन देखो आंसर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। आया समझ में? इसको इरेज करें और एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा सा इसमें श्रृंगार कर दें, है ना, यही एग्जाम्पल को थोड़ा हम अगर श्रृंगार कर दें, अगर हम बोल दे कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल whose height is above 100 सेंटीमीटर। मान लो ऐसा बच्चा जिसका हाइट जो है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो उसको हम लोग कलेक्शन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ये वेल डिफाइंड है, ये पैरामीटर सेट कर दिया ना कि हाँ आपको कलेक्शन यहीं से चालू करना है, तो यस ये एक सेट है। आया समझ में? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि सेट किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, सेट किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी बताओगे, अभी तुरंत कमेंट करके बताना कि द कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट फूड, द कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट फूड, क्या ये सेट होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो फेवरेट फूड है वो और दूसरा किसी इंसान का से अलग हो सकता है, हाँ कि नहीं? और अलग होगा ही होगा भाई साहब, सबका समान फेवरेट फूड थोड़ी ना होगा एक जैसा। किसी को कुछ खाना पसंद होगा, किसी को कुछ खाना पसंद होगा, है ना, किसी को कुछ नहीं खाना पसंद होगा। तो कलेक्शन ऑफ फेवरेट फूड जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, मतलब ये एक सेट नहीं है। इसलिए क्या बोलेंगे? नो, एज दे आर not well defined। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे नंबर्स जो हमेशा सेट में ही रहेंगे, है ना, कुछ ऐसे नोटेशंस जो हमेशा सेट में ही रहेंगे, ठीक है। तो सेट को लिखने से पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बता दे, वो नंबर्स बताने से पहले हम बता दे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल अल्फाबेट कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे कि अगर हमको लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम क्या लिखेंगे? एक सेट, मान लो ए लिखा है तो ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, ठीक है। अगर मान लो हम दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं, एक सेट बी लिख रहे हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं सेट ऑफ integers between -3 and 7, between -3 and 7 सेट ऑफ इंटीजर्स हमको लिखना है जो -3 और 7 के बीच में होगा। तो अगर हम ये सेट को लिखना चालू करें, मान लो हम लिखना चालू कर दे, तो क्या होगा? चलो एग्जांपल से और अच्छे समझेंगे इसको, है ना।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब एक सेट ए होगा जिसमें नेचुरल नंबर्स होगा 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक बोला वो तो नहीं है, तो इसी के लिए इसको हम इनफाइनाइट तक भेजेंगे, फिर इसको हम करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, है ना। और सेट के अंदर में जो नंबर्स लिखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? एलिमेंट्स ऑफ सेट में कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे सेट भी तैयार करके करते हैं हम लोग। इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड -7, -3 और -7 के बीच में, तो क्या आएगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 7। 7 और -3 के बीच का इंटीजर्स यही होगा, हाँ कि नहीं? अब यहाँ पर जो नंबर्स लिखा हुआ है, जैसे -2, तो -2 क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट बी है। -2 क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ पर अगर हम बोले -2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसको डायरेक्टली बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पूछे 0 है कि नहीं, तो हम बोलोगे हाँ 0 इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, अगर हम पूछ दे 8 है कि नहीं, तो 8 बोलेंगे 8 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ, नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्यों? क्योंकि सेट बी में 8 जो है वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर एक साइन, एक वर्ड जो हम यूज किए एलिमेंट ऑफ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ये वाला साइन से। इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ या फिर बिलोंग्स टू, एलिमेंट ऑफ या फिर बिलोंग्स टू। ठीक है ना। उसी तरह से एक साइन यूज करेंगे इसको काट करके, तो इसको हम लोग बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू या फिर नॉट द एलिमेंट ऑफ। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया कैसे डिनोट करेंगे। अब यहाँ से अगर हम एक क्वेश्चन पूछे आप लोग से, यहाँ से अगर हम एक क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बताना। एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, मान लो एक सेट ए हम लिखे हैं 1 2 3 7। अब इसमें हम कुछ लिख रहे हैं सेट 1 2 3 7 8 6 7 तो लिख दिए थे 17 ए। मान लो इसमें हम एक खाली जगह दिए सेट ए। अब इसमें आपको डालना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। इसमें आपको डालना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। चलो बताओ जल्दी से। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th है, ये 6th है, 7th है और ये 8th है। 8 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 1 है सेट के अंदर, सेट ए में 1 दिख रहा है तो हाँ ये एलिमेंट है। 2 दिख रहा है, हाँ ये एलिमेंट है। 3 दिख रहा है, हाँ ये एलिमेंट है। 7 दिख रहा है, हाँ ये एलिमेंट है। 8 दिख रहा है, नहीं तो नॉट एलिमेंट ऑफ। ठीक है ना। 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नॉट एलिमेंट ऑफ। 17 दिख रहा है तो नॉट एलिमेंट ऑफ। ये दिख रहा है, नहीं तो नॉट एलिमेंट ऑफ। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम लोग 2 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हम बोले थे, है ना। तो एक तो हम बताएं रोस्टर फॉर्म, जिसमें क्या करते हैं उसका बात और अच्छे से हम लोग इसको अभी अब यहाँ पर समझेंगे, है ना। फिर इसका क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में अब हमको पहला टाइप जो देखना है वो है हमारा रोस्टर फॉर्म। सबसे पहला टाइप क्या देखना है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है समझोगे ध्यान से। रोस्टर फॉर्म क्या होता है समझोगे ध्यान से, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, एलिमेंट्स जो है वो कहाँ पर लिखे हुए रहेंगे? ब्रेसेस के अंदर में लिखे हुए रहेंगे, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में लिखे हुए रहेंगे। सबसे पहला बात तो ये है कि एलिमेंट्स आर रिटन अंडर कर्ली ब्रैकेट्स, कहने का मतलब यह है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा बात यह है कि एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ पर क्या रहना चाहिए? एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। एलिमेंट को हमको कॉमा से सेपरेट करना है। तीसरा बात, ईच एलिमेंट शुड बी यूनिक। ईच एलिमेंट इज यूनिक, मतलब सारा एलिमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। आया समझ में? ये 3 चीज का ख्याल रखते हुए हम लोग सेट बनाएंगे। जैसे
अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें, जैसे हम एग्जाम्पल लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म का, अगर हमको बनाना है सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सेट ऑफ वॉवेल्स कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे एक सेट ए, मान लो ए, जिसमें हम वॉवेल्स को लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। देखो कॉमा से सेपरेटेड है सारा एलिमेंट और करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, तो ये रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, तो ये रोस्टर फॉर्म है। आया समझ में। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अगर हम लिखे इफ ए बी अ सेट, इफ ए बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, 7 से छोटा नेचुरल नंबर लिखना है हमको, यहाँ पे 7 से छोटा नेचुरल नंबर लिखना है। तो मान लेते हैं एक सेट n है, जो इसमें हमको 7 से छोटा नेचुरल नंबर लिखना है। तो नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटा लिखना है मतलब 6 तक लिखेंगे। पता चला नेचुरल नंबर क्यों पढ़ा रहे थे। तो ये कौन सा तरीका हो गया भैया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा तरीका हो गया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर हम एक क्वेश्चन दे अगर आपको, आप लोग को, सेट ऑफ द लेटर्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वर्ड जो है यहाँ पर हमको इसका क्या लिखना है, इसका सेट लिखना है। तो हम एक सेट ए बना रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स वर्ड को लिखना है। तो सबसे पहला लेटर क्या है, एम, तो एम लिख लिए। फिर दूसरा क्या है, ए, कॉमा से सेपरेट करते जाओ, टी, एच, ई, एम। देखो एम लिख चुके हैं क्या, हाँ, तो एम लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। ए लिख चुके हैं, हाँ, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, यूनिक, क्योंकि हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टी लिख चुके हैं, हाँ, सी लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, एस लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो एस लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला टाइप में आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड टाइप ऑफ सेट जो है रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब समझना है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या होगा कि एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सम कॉमन प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स, ध्यान से समझना, पहले लिख लेते हैं ना। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर represented by some common property, some common property। एलिमेंट्स जो होंगे वो किससे सेपरेट, उसमें क्या होगा, एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा सब एलिमेंट के बीच में। जैसे एग्जांपल, जैसे हम लिखे थे ना सेट ऑफ वॉवेल्स, हम क्या लिखे थे एग्जांपल में, सेट ऑफ वॉवेल्स लिखे थे। अगर हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, पहला एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, सेट ऑफ vowels in English alphabet, in English alphabets, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक सेट लिखेंगे A जिसमें X क्या है, एलिमेंट है, such that X क्या है तुम्हारा, यहाँ पर vowels है, X क्या है, X क्या है, vowels है, तो X is a vowel of English alphabet। आया समझ में। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट से वॉवेल्स निकालना है, तो ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और ये वाला फॉर्म कौन सा हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया,
सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें प्रॉपर्टी लिखा हुआ रहेगा एलिमेंट के, मतलब कॉमा वगैरह नहीं रहेगा, है ना, बस प्रॉपर्टी लिखा हुआ रहेगा, तो वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। और जिसमें कॉमा और एलिमेंट्स जो है वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे, तो वो कौन सा डिनोशन होगा, वो होगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दूसरा सेट जो हम लिखे थे, ये तो पहला हो गया हमारा, दूसरा जो हम लिखे थे उसका अगर हमको एग्जांपल लिखना होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, यही लिखा ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई साहब, इसको कैसे लिखेंगे, मान लो एक सेट हम बी अज्यूम कर रहे हैं जिसमें एक एलिमेंट x है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7, तो देखो ये प्रॉपर्टी, ये हो गया प्रॉपर्टी, हम लिख दिया ना। क्या पढ़ते हैं, ये जो डबल डॉट लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट। ठीक है, ये वाला बता दिए थे साइन, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। ठीक है, और ये जो साइन बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन साइन। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक प्रॉपर्टी फॉलो हो गया कि ऐसा नेचुरल नंबर लेना है, एक्स वो एलिमेंट है सेट का जो एक नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है, तो बस वही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर हमको सेट भी रोस्टर फॉर्म में लिखने को मिला तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं लिखेंगे। आया समझ में, नहीं आया, तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म चमक गया, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म चमक गया। बताइए साहब चमका कि नहीं चमका। अब इससे रिलेटेड हम लोग को करना है क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ, जो कि एनसीईआरटी एग्जांपल पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जांपल के बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम इसको स्प्लिट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसका क्या बन जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। x को हम 2x और माइनस x में ब्रेक किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2, तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर अगर हम x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 2 को हम 0 से इक्वेट करेंगे, फिर x माइनस 1 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, तो x का एक वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा माइनस 2 और x का एक वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब इसको हमको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 2 और प्लस 1 को कॉमा से सेपरेट करके ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। आया समझ में, नहीं आया इसका सॉल्यूशन वो बताओ। अगर आ गया तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट द सेट क्या है हमारा, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, और क्या है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो लेस देन 40 है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, लेस देन 40 है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर लेते जाएंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करते करते, है ना, और ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पे उसका आंसर क्या है, 40 से कम है। जैसे अगर हम 1 लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में 1 से ही चालू होगा, है ना, इसीलिए हम बता रहे थे ना पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर क्लास के शुरुआत में ही। ठीक है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2 3 4, ये सब इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। देखो 49 40 से बड़ा है, तो यहाँ तक नहीं, इससे पहले का नंबर्स को हमको लिखना है ना, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर लिखना है एक सेट ए में जिसका स्क्वायर करने पे 40 से कम आए। तो 1 2 3 4 5 और 6 वो नंबर है जिसका स्क्वायर हम किए हैं और जो कि पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो इसका स्क्वायर जो है 40 से कम आया, तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में आंसर हो गया। आया समझ में, आया कि नहीं आएगा, एक बार बताओगे, आया कि नहीं आया, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है। अब नहीं भी आ रहा होगा, मेरे से पढ़ के मजा तो आए चाहे नहीं है, नॉलेज मिलेगा भाई साहब। ठीक है, पहले अपन एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करेंगे और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। बना, चलो हम देखते हैं।
सेट ए है हमारा 149 1625। अरे इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, इसको हमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखने का बस जरूरत है, बाकी बात सब दिख जाएगा। 1 खुद का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, फिर इसी तरह से चलता चला जा रहा होगा नंबर। मतलब ए सेट के अंदर एक एलिमेंट x है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, 1 2 3 4 चालू हो रहा है, आगे नहीं। एंड नेचुरल नंबर कहाँ पे एंड हो रहा है ये तो नहीं बताया, नहीं बताया, तो हम बस नेचुरल नंबर लिखेंगे। और कैसा है रिलेशन, क्या है x का, तो x जो है वो क्या है तुम्हारा, नेचुरल नंबर जो है x का जो वैल्यू है वो कैसा आ रहा है तुम्हारा, x स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। x क्या है, सच दैट x स्क्वायर, x क्या है, एक एलिमेंट है x स्क्वायर, और जहां पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये जो सेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x एक एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल टू, हम n स्क्वायर बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x ऐसा एलिमेंट है जो किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर के इक्वल है, वेयर n जो है वो नेचुरल नंबर है। इस साइन को जो है ना उल्टा a को हम लोग वेयर पढ़ते हैं, मैथ्स में इसको वेयर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। रीजन के लिए कभी कभी सिंबल यूज होगा तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये एग्जांपल नंबर 4 है हमारा, इसको फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनेगा ये वाला, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो सेट है हमारा 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7, है ना। अब ये जो है हमारा नंबर, इसको हम गौर करेंगे थोड़ा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको ज्यादा ध्यान से नहीं देखना, थोड़ी ध्यान से। 1 डिवाइडेड बाई ये 1 + 1 है, ये 1 + 1 जितना यहाँ पर है वही इसका अगला न्यूमरेटर है, तो 2 डिवाइड बाई 2 + 1 नीचे आ रहा है 3। उसी तरह से इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर बन गया, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 यानी कि 4, और ये 4 यहाँ पे चला गया है, तो ये 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1, यहाँ पर ये क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 + 1, फिर यहाँ पर ये 5 यहाँ पे चला जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 + 1। मतलब देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, काउंटिंग नंबर से, और ऊपर में क्या काउंटिंग नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं ना, और नीचे काउंटिंग नंबर से एक ज्यादा है, नीचे काउंटिंग नंबर से क्या है, एक ज्यादा है। तो हम कैसे लिखेंगे, मान लो कि हम सेट ए लिख रहे हैं, x एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल टू, कैसा है तुम्हारा, x इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n + 1, n डिवाइडेड बाई n + 1 एक एलिमेंट है, n डिवाइडेड बाई n + 1 सच दैट n बिलोंग्स टू क्या हो गया तुम्हारा, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू क्या हो गया, नेचुरल नंबर, सच दैट बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर वेयर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर लिखते ज्यादा सुंदर सुनाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ पे खत्म हो रहा है वो तो नहीं बताया है, देखो ये फाइनाइट सेट है ना, 6/7 में खत्म हो जाना चाहिए, 6/7 में क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, एंड x का वैल्यू क्या है, लेस देन 7 है, x का वैल्यू क्या है, लेस देन 7 है। तो ये देखियो हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कॉमन प्रॉपर्टी सब एलिमेंट के बीच में हम लोग दे दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आया समझ में। और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जांपल नंबर 5, लास्ट एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। हमारा को यहाँ पे करना है, मैच इज द फॉलोइंग, लेफ्ट डिस्क्राइब द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें लेफ्ट राइट का सीन है, इसमें देखो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है लेफ्ट में, और राइट में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको इसको मैच करना है। जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है PRINCAL, तो PRINCAL किसका से, कौन सा एलिमेंट का रोस्टर फॉर्म हो सकता है, कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म का, देखो तो प्रिंसिपल का हो सकता है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट से मैच हो जाएगा, है ना। उसी तरह से 0 है, तो 0 क्या है हमारा, देखो
उसके बाद अगला है x सच दैट पॉजिटिव इंटीजर एंड द डिवाइजर ऑफ 18, जो 18 को डिवाइड करेगा, है ना। तो 18 को डिवाइड करने वाला नंबर यहाँ पर देखो 1 2 3 6 9 18, ये सब 18 के टेबल में आता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 3 नंबर हो गया। ये कौन सा नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। ठीक है, अब जीरो, जीरो एक नंबर लिखा हुआ है, जीरो एक नंबर लिखा हुआ है, तो जीरो क्या होगा, एन इंटीजर x प्लस वन इज इक्वल टू वन। देखो यहाँ पर x प्लस वन इज इक्वल टू वन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। दोनों साइड में अगर हम माइनस वन करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पर भी ये भी कट जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 नंबर और ये हो जाएगा 4 नंबर। तो एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया। आप लोग का होमवर्क ये रहेगा, आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 1.1 ट्राई करके रखोगे। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में, है ना। उससे पहले आप लोग को क्या करना है, एक बार ट्राई करके रखना है एटलीस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत है तो बताओगे कमेंट में, उसका हम आंसर भी करेंगे, है ना।